So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 11th laws of motion. We are in the video number 6. 5 तक देख चुके हैं, मोमेंटम के बारे में जान चुके हैं, फोर्स के बारे में जान चुके हैं, इनर्शिया के बारे में जान चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बारे में जान चुके हैं. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में. स्टार्ट किए थे, हम लोग पढ़ चुके थे इन प्रीवियस केस स्टैटिक फ्रिक्शन. जब अप्लाइड फोर्स कम होता है और फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है तो बॉडी क्या होता है, रेस्ट में रहता है. ऐसा फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेड टू बी इन स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी विल नॉट मूव. फिर हम लोग पढ़े थे लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, इतना फोर्स लगाइए कि वो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो जाए तो बॉडी अभी भी मूव नहीं होगा, लेकिन इट विल बी अबाउट टू मूव. रोकने वाला और लगाने वाला अगर बराबर होगा तो क्या होगा, बॉडी विल बी अभी भी रेस्ट में रहेगा लेकिन अबाउट टू क्या हो जाएगा, मूव. बॉडी विल बी अबाउट टू मूव, बॉडी मूव करने को हो जाएगा, मूव नहीं करेगा बल्कि एकदम यहाँ का जो इंटरलॉकिंग है वो कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे ना तो बॉडी विल स्टार्ट टू मूव. इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे. बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है इन किसमें, लिमिटिंग फ्रिक्शन है. बॉडी इज इन व्हाट, इक्विलिब्रियम. बॉडी इक्विलिब्रियम का स्टेट में होता है जब कौन सा फोर्स लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो नेक्स्ट है, इतना लोग पढ़ चुके थे, पिछला वीडियो देखे होंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन या बोलते हैं इसको हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन. नाम से ही आंसर है, नाम में ही आंसर है. बोलिए क्या होता है, कौन सा स्टेट ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा स्टेट ऑफ फ्रिक्शन जिसमें बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन, ऐसा कौन सा स्टेट होता है फ्रिक्शन का जिसमें काइनेटिक बोलते हैं. अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो और फ्रिक्शनल फोर्स कम हो, जितना रोकने वाला उससे ज़्यादा फोर्स अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो बॉडी विल क्या होगा, मूव कर जाएगा. बॉडी विल मूव. रेस्टिव फोर्स से ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगा, बॉडी विल बी क्या होगा, बॉडी विल बी इन मोशन. कैसे मोशन पाएगा बताएंगे सब चीज़. बॉडी विल बी मोशन. अप्लाइड फोर्स अगर ज़्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है, बॉडी विल बी इन मोशन, बॉडी मोशन में आ जाएगा. सच इज कॉल्ड व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन. यानी क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या था, अप्लाइड छोटा, फ्रिक्शनल बड़ा. इसमें अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. और इसमें क्या बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स बड़ा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तो क्या बोलेंगे, व्हेन द, थोड़ा डिफाइन कर दे रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इज इन is more than the frictional force. When the applied force is more than the frictional force, the body becomes in क्या, motion. बॉडी मोशन में आ जाएगा. सच जो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, अभी तो फ्रिक्शन है ही ना, फ्रिक्शन है लेकिन हम लोग अप्लाइड ज़्यादा कर दिए तो फ्रिक्शन खत्म हो गया, लेकिन इंटरलॉकिंग खत्म हो गया और एक्स्ट्रा फोर्स मिला जो उसको मोशन में ला दिया. सो व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, द बॉडी बिकम्स इन मोशन. सच फ्रिक्शन इज कोल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, डायनामिक, या क्या बोलते हैं हम लोग, अलग अलग बुक में अलग अलग वर्ड यूज किया गया है. फ्रिक्शन. तो बॉडी इज इन मोशन इन विच केस, दिस केस. बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इन दिस केस. बॉडी इज इन रेस्ट इन दिस केस. यहाँ भी रेस्ट है, यहाँ भी रेस्ट है, यहाँ पे मोशन है. अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है, बॉडी इन मोशन है. नोट कर लीजिए. So in this way you learn what are the three types of rolling हो या sliding हो. There are three types of friction. One is called static, other is called limiting, and one more is called dynamic friction. Look here next. Laws of friction. Very important question है. First, second, third, fourth. There are four laws. फर्स्ट क्या है कि डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर इन जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर. डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज जस्ट
अपोजिट टू ईच अदर, किसी को कोई डाउट नहीं है। देयर आर 4 लॉज आउट ऑफ विच फर्स्ट इज वेरी सिंपल, द अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। मतलब हम लोग जहाँ अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शनल उल्टा दिशा में रुकता है हमेशा। अगर इस बॉडी को हम इधर खींचेंगे तो ये इधर रुकेगा, हम इस बॉडी को इधर अप्लाई करेंगे तो इधर रुकेगा, वो जस्ट ऑपोजिट होगा। फ्रिक्शनल फोर्स का अपना डायरेक्शन नहीं है, वो डिपेंड करता है किस पर। अप्लाइड फोर्स उधर कर दिए ना तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर ही रोकेगा। अगर हम इसी बॉडी में अगर हम अप्लाइड फोर्स इधर करेंगे ना तो फ्रिक्शनल फोर्स उधर होगा। रोकने वाला हमेशा जस्ट ऑपोजिट होगा, उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो डायरेक्शन डिपेंड करता है टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सेकेंड है अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। Applied force is directly proportional to normal reaction. Look here. Sorry, frictional force. Frictional force is directly proportional to normal reaction. यहाँ सुनिए, एक बॉडी रखे हैं 5 kg का, एक बॉडी रखे हैं 10 kg का, इसका नीचे की ओर वेट काम कर रहा है, मालूम सबको? mg फोर्स काम कर रहा है कि नहीं? mg फोर्स काम कर रहा है कि नहीं? है कि नहीं? mg फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है। 5 kg बॉडी और 10 kg बॉडी को एक सरफेस के ऊपर रखे हैं तो ऊपर की ओर एक फोर्स काम करता है, इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल रिएक्शन। तो बताइए कहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा? 10 kg का बॉडी में कि 5 kg का बॉडी में? 10 kg का बॉडी में। क्यों? ज़्यादा फोर्स से इंटरलॉक हो गया होगा, वही बॉडी वही सरफेस, लेकिन मास है उसका 5 kg, तो फोर्स नीचे की ओर कम लग रहा है, तो ऊपर की ओर भी कम लग रहा होगा। नीचे की ओर फोर्स कम है, मास कम है, फोर्स कम है नीचे, तो ऊपर भी कम हो रहा होगा, तो इंटरलॉकिंग इसमें कम हो गया होगा। इसमें इंटरलॉकिंग, आपस में इंटरलॉकिंग जो हुआ होगा वो क्या हो गया होगा? कम हुआ होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का भी वैल्यू कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन भी, फोर्स भी यहाँ पे कम काम करेगा। लेकिन ज़्यादा मास का बॉडी को रखेंगे उसी सरफेस के ऊपर तो इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगा? इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाएगा, तो आर भी क्या होगा? जितना नीचे दाबेंगे उतना ऊपर, सरफेस भी ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। पढ़ चुके हैं हम लोग, पिछला वीडियो देखे होंगे। आर नॉर्मल रिएक्शन, तो नीचे की ओर वेट कम तो आर भी कम, वेट ज़्यादा तो आर भी ज़्यादा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम लोग वेट से नहीं बोला गया है, इसको हम लोग किससे बुलाया गया है? नॉर्मल रिएक्शन से बोला गया है। थर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। कितना सरफेस का एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी को ऐसे रखिए, यही बॉडी को आप इसको इस तरह से रख दीजिए, सेम बॉडी को इस तरह से रखिए, इस एरिया पे डिपेंड नहीं करता वो। अगर एरिया कम रखें तो है कि नहीं, इंटरलॉकिंग भले आपको लग रहा है कम हुआ होगा, लेकिन नहीं, इसमें फोर्स ऐसे ज़्यादा पड़ गया होगा, उसका आर भी ज़्यादा हो गया होगा। एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। मतलब वो रफ है और क्या स्मूथ है, रफनेस और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, नॉट इन द एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। सो इन दिस वे देयर आर 4 लॉज। अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ surfaces in contact, and the frictional force is directly proportional to nature of surfaces in contact. Sorry, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, कि वो रफ है, रफ सरफेस है कि स्मूथ सरफेस है, उस पर डिपेंड करता है, एरिया पे नहीं करता है, डायरेक्शन उल्टा होता है, और आर पे डिपेंड करता भी। इसी से एक फॉर्मूला निकलेगा, नोट कर लीजिए। चलिए समझ आ गया दूर, कोई डाउट नहीं किसी को? फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है पता चल गया। तो इसमें एक फार्मूला निकलने वाला है, फ्रिक्शन का फर्स्ट फार्मूला। सो इन द सेकेंड लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन आर, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। आर क्या है? आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो डिपेंड
फ्रिक्शनल फोर्स आर पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू आर, म्यू क्या है, कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट कोल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये फिक्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर। सो म्यू का वैल्यू क्या होगा, एफ एफ बाई क्या होगा आर, म्यू इज कांस्टेंट, यानी फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का एक फार्मूला है एफ एफ इक्वल टू म्यू आर। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू आर का वैल्यू क्या होता है एम जी, है कि नहीं, आर का वैल्यू एम जी होता है, म्यू एम जी भी लिख सकते हैं, म्यू कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू ही डिटरमाइन करता है, म्यू का वैल्यू ही डिटरमाइन करता है कि सरफेस कैसा है, सरफेस क्या है, स्मूथ है या रफ है। जिसे बोलेंगे किसी सरफेस का म्यू का वैल्यू 0.1 है, किसी का 0.8 है, तो बोलिए म्यू का वैल्यू 0.1, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी म्यू का वैल्यू डिटरमाइन करता है। म्यू मतलब क्या होता है, ये तो एक कांस्टेंट है, हर बॉडी का अपना अपना फिक्स वैल्यू होता है। अब म्यू का वैल्यू किसी का ज़्यादा है या किसी का कम है, जैसे एक सरफेस है इसका म्यू का वैल्यू 0.1 है और एक सरफेस ऐसा है जिसका म्यू का वैल्यू 0.8 है, तो 0.1 यानी म्यू का वैल्यू अगर कम है और म्यू का वैल्यू ज़्यादा है, कम होगा तो वो सरफेस रिलेटिवली क्या होगा, स्मूथ होगा, रिलेटिवली स्मूथ होगा इस टाइप का। किसी का म्यू का वैल्यू ज़्यादा है 0.8 है तो वो रिलेटिवली क्या होगा, रफ है। बोलेंगे इन दोनों में रफ कौन है, ये स्मूथ है और ये क्या है, रफ सरफेस है। म्यू यही डिटरमाइन करता है, हर बॉडी का अपना म्यू दिया हुआ रहता है। अब म्यू निकाल कैसे सकते हैं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स पता है और आर का वैल्यू पता है तो म्यू इज गिवन बाई एफ एफ बाई आर, म्यू इज गिवन बाई फ्रिक्शनल फोर्स बाई नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन, पिछला वीडियो देखे होंगे। नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है जो बॉडी का वेट को बैलेंस करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू आर, म्यू इज कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू निश्चित है, म्यू इज द रेशियो ऑफ, कोई पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इज क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। म्यू का वैल्यू डिटरमाइन करता है कि सरफेस कैसा है कि नहीं, स्मूथ है या रफ है, कंपेयर करने का चीज़ है म्यू, नोट कर लीजिए। सो म्यू इज एफ एफ इज गिवन बाई म्यू आर। अगर स्टैटिक रहेगा तो कैसे लिखते मालूम है, स्टैटिक रहेगा तो म्यू एस लिखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम लोग म्यू एस लिखते हैं। अगर कोई बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन में रहेगा तो एफ एफ का वैल्यू कितना होना चाहिए, म्यू कोई बुक में एल लिखता है, कोई बुक में ई भी लिखता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। और अगर डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा तो एफ एफ इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर, और यहाँ पे क्या था कि अंडरस्टूड। तो म्यू बस दिखाने के लिए है कि म्यू का वैल्यू एस के रूप में कि एल के रूप में कि के के रूप में। एक क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ड्रोन ओवर ए सरफेस, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज ड्रोन ओवर ए सरफेस with a force of 60 Newton, with a force of 60 Newton, क्लियर है, whose coefficient of friction is 0.6, G is यूज 10 करना है। 5 kg का बॉडी को सरफेस पर रखा गया है और विथ ए फोर्स से ड्रोन करते 60 न्यूटन, हुज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड, टाइप
ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू के किस तरह का म्यू है ऐसा पूछता है, ये म्यू किस तरह का है। थर्ड, इफ इन मोशन व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होता है म्यू आर, या क्या होगा म्यू इंटू क्या होगा एम जी। म्यू का वैल्यू क्या है 0.6, एम का वैल्यू कितना है 5 kg, 5 kg का बॉडी है, 5 kg का बॉडी को रखें हम लोग, और जी का 10 यूज करने बोल रहे हैं, तो क्या हो गया 30 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स इज 30 न्यूटन। म्यू आर, आर का वैल्यू एम जी, एम का वैल्यू पुट कर दिया, जी का वैल्यू पुट 30 न्यूटन आया। तो साफ साफ दिख रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स कम है, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम इसको खींचने के लिए हम क्या 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर, रोकने वाला फोर्स कितना हम लोग का 30 न्यूटन। अंडरस्टूड। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा इसका, टाइप ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा इसका, टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होगा, एकदम इजी है, क्या नाम हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स इज 30 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स इज 60 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स इज 60 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स इज 30 न्यूटन। एफ एफ इज इक्वल टू म्यू आर से निकाल के हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू का फॉर्म क्या मालूम, म्यू इज इन फॉर्म ऑफ क्या बोलेंगे म्यू के, काइनेटिक है ना। यहाँ का म्यू इतना है कि वो काइनेटिक हो रहा है इस फोर्स के चलते। अंडरस्टूड, ये म्यू काइनेटिक कहलाएगा। अब हम बोलेंगे अगर मोशन होगा तो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये तो बहुत ईजी है, एफ एफ निकाल दिए और उसके बाद बता दिए कि काइनेटिक है कि डायनामिक, या हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक या डायनामिक। अगर बराबर आता तो क्या होता है हम लोग लिमिटिंग, और हम लोग का छोटा आ जाता तो फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा आ जाता, अप्लाइड फोर्स कम हो जाता, क्या बोलते हैं हम लोग स्टैटिक। अगर मोशन आ चुका है, मोशन आ चुका है, ठीक है, तो बताइए मोशन के लिए, मोशन हो चुका है पता चल गया, क्योंकि अप्लाइड फोर्स हम लोग का ज़्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है। तो बताइए मोशन के लिए कितना फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा। मोशन 60 की 30, 60 की 30 नहीं, 60 माइनस 30, 60 लगा रहे हैं और 30 रेजिस्टिव फोर्स है, तो हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स मालूम है क्या होगा 30 न्यूटन होगा। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो संयोग से ये अगर 50 रखते तो क्या था 20 होता। 16 फोर्स लगा रहे, 30 हम लोग को ये ले रहा है, तो यानी हम लोग का m इंटू ए का वैल्यू क्या होगा 30। इससे a निकाल सकते हैं 30/m, a का वैल्यू 30/m का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना था मास, क्या था जी 5 kg, तो 6 मीटर हम लोग a निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड, कैसे निकाले हैं, ए निकल जाता है, सबसे पहले ए ही निकलता है। ए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एक उधर एक इधर, वेक्टर चैप्टर पढ़ चुके हैं, उधर ज़्यादा इधर कम, माइनस करेंगे, ठीक है। इधर की ओर 30 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, मोशन के लिए कितना फोर्स उत्तरदायी है, मोशन के लिए कितना फोर्स 60 की 30, 60 माइनस 30, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। हम 60 लगा रहे हैं ना, 30 कहाँ खर्च हो जा रहा है फॉर द टू, क्या हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इंटरलॉकिंग। 60 में 30 गया 30, क्लियर है, 30 ही फोर्स है हम लोग के लिए। तो ए निकाल दीजिए, ए निकल गया क्या एक्सीलरेशन, सिंस हम लोग कहते हैं एफ इक्वल टू क्या निकला 30 न्यूटन, ए में क्या वैल्यू निकल गया 30 न्यूटन, ए का निकला 30/5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन है क्या, वाट अगर मोशन में आ गया तो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, बोलिए वी का वैल्यू क्या होगा, यू प्लस क्या होता है 80, यू जीरो होगा कि नहीं होगा। बॉडी जीरो से स्टार्ट करने से शुरू किया ना, बॉडी चलना शुरू किया होगा, जैसे लगा रहे हैं, जब जैसे 60 लगाए हम लोग 30 न्यूटन से आगे बढ़ना शुरू का, यू का वैल्यू हमेशा जीरो होता है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में यू हमेशा जीरो है। ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 और टाइम क्या दिया हुआ है 4, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा मालूम है 24 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, सॉरी 4 सेकेंड है ना, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड इट बिकम्स 24 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चंस। तो और क्वेश्चन बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और शुरू करने वाले टेंशन फोर्स, नोट कर लीजिए।